सभी मित्रों को गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में। कैसे एक व्यक्ति को मैकेनिकली वेंटिलेट किया जाएगा, कैसे एक व्यक्ति को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दिया जाएगा, कैसे एक व्यक्ति को ऑक्सीजन दी जाएगी ताकि वह व्यक्ति अपनी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर सके। हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी बीमारियों के बारे में, जहां ज़्यादातर लोगों में ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तब हम देख रहे थे कि बाहर से पेशेंट को ऑक्सीजन दी जा रही थी। अब ऑक्सीजन सामान्य तरीके से दी जाती हैं, लेकिन कई बार पेशेंट बिल्कुल ही स्पॉन्टेनियस ब्रीद नहीं करता है, तो उस केस में पेशेंट को कंप्लीट वेंटिलेशन दिया जाएगा विथ ए डिवाइस दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल वेंटिलेटर। क्लियर? तो इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मैकेनिकल वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब तो आप सबको पता ही है, दैट इज सिंपली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द एयर। हवा का लंग्स में जाना और लंग्स से हवा बाहर आना कहलाता है वेंटिलेशन। अब मरीज यहां खुद हवा नहीं ले पा रहा है ड्यू टू द डिजीज कंडीशन, ड्यू टू द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द हार्ट, लंग्स। क्लियर? मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां हैं और कुछ रेस्पिरेटरी के अलावा भी कुछ डिजीज होती है जहां हमको मैकेनिकली वेंटिलेट मरीज को करना होता है। मैकेनिकल का अर्थ है मशीन से जो मैकेनिकल काम करती हैं, मशीनरी वर्क करेगी और फिर पेशेंट को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन प्रोवाइड कराएगी। यहां जो मशीन है उस मशीन को बोला जाता है मैकेनिकल वेंटिलेटर। ये तो प्रक्रिया का नाम है, मशीन को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर। वेंटिलेटर मशीन जो वेंटिलेशन प्रोवाइड कराएगी। तो बेसिकली मैकेनिकल वेंटिलेटर एक मशीन है जो पेशेंट को वेंटिलेशन प्रोवाइड कराती है और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है फॉर लॉन्ग टर्म। मैं बोलूं कि पेशेंट अपने आप ब्रीथ नहीं ले पा रहा है या ले पा रहा है तो उस पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहा जिससे उसकी ऑक्सीजन की डिमांड की पूर्ति की जा सके, तो ये मेरी मशीन दोनों काम करेगी, उसको वेंटिलेशन देगी और साथ में ऑक्सीजन भी देगी ताकि उसके ब्लड में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रह सके और वो उसको सर्वाइव कराने में हेल्प करे। तो इट इज ए मशीन दैट विल प्रोवाइड वेंटिलेशन एंड एडिक्वेट ऑक्सीजन so that the person can maintain their normal oxygen level। यहां ये वेंटिलेशन क्यों देना होता है, क्यों जरूरत पड़ती है? तो अभी हमने देखा बहुत सारी रेस्पिरेटरी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, जिसमें वेंटिलेशन मरीज नहीं कर पा रहा है। जैसे हमने पढ़ा सीओपीडी के बारे में, हमने पढ़ा न्यूमोनिया के बारे में, हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में, कोरोना के बारे में। बहुत सारी डिजीजेज हैं जिसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है या वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, तब हमें बाहर से आर्टिफिशियल वेंटिलेशन यहाँ देना पड़ेगा। कई बार रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं होती है लेकिन दूसरे एसोसिएटेड डिजीजेज होती हैं जिससे भी सैचुरेशन मेंटेन नहीं रहता। मैं बोलूँ हार्ट की डिजीज है, ब्लड में ऑक्सीजन तो है लेकिन हार्ट उसको फेंक नहीं पा रहा है, तो वेंटिलेशन विल असिस्ट इन दैट कंडीशन ऑल्सो। क्लियर? क्योंकि डिफ्यूजन प्रोबेबली करवाएगा, रैपिड ट्रांसमिशन भी करवाएगा। तो हार्ट की डिजीजेज होती हैं उनमें भी वेंटिलेशन की जरूरत होती है। शॉक लाइक कंडीशंस होती है उसमें भी वेंटिलेशन की जरूरत होती है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की कंडीशन में हम वेंटिलेशन देते हैं। मल्टीपल ट्रोमा की कंडीशंस होती है उसमें हम देते हैं। कोमा में मरीज हैं तब उसका मेंटेनेंस करेंगे हम रेस्पिरेशन का विद द गिविंग सिंपल आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। तो कई बार रेस्पिरेटरी बीमारियां जरूरी नहीं है, नॉन रेस्पिरेटरी इलनेसेस में भी मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। अब ये जो वेंटिलेटर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, एक को बोला जाता है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर। हम वेंटिलेशन कैसे करवा रहे हैं उसके आधार पर इन वेंटिलेटर को हमने दो भागों में बांट दिया है, पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर। ये हमने बनाया है लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई और इस तरफ ये लंग्स हैं। क्लियर? इससे समझते हैं कैसे पॉजिटिव प्रेशर, कैसे नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर का मतलब यह है कि मेरी जो मशीन है वह हवा पॉजिटिव प्रेशर के साथ एक्सर्ट करेगी।
पॉजिटिव प्रेशर का मतलब ये होता है कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है, एल्वियोलाई का जो प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर। एक तरीके से सिंपल भाषा में मैं बोलूँ, मैं यहाँ हवा बाहर के एक्सटर्नल फोर्स के साथ इस एयरवे में भेजता हूँ। तो दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये कि ये लंग इन्फ्लेट होंगे, फूलेंगे। कैसे? जब मैं बाहर से तेज प्रेशर के साथ हवा दूंगा। नहीं दूंगा तेज प्रेशर के साथ तो हवा मेरे लंग्स में नहीं जाएगी। और इसका फायदा क्या कि लंग्स में तेजी से हवा जाएगी, एल्वियोलाई फूलेगी, अच्छे से गैसियस एक्सचेंज वहां पे होगा। तो पॉजिटिव प्रेशर, हाई प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 और यहां रिलेटिवली अकॉर्डिंग टू द ब्रीदिंग मैकेनिज्म कम होता है। हम एडिशनल प्रेशर के साथ, यहां से ज्यादा प्रेशर के साथ हवा भेजेंगे। मुझे बताओ, प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है या नहीं जाती? जाती। तो हाई प्रेशर से हम देंगे, पॉजिटिव का मतलब भी प्लस मोर देन द लंग्स प्रेशर, उससे ज्यादा प्रेशर से हवा देंगे, ये लंग्स अपने आप फूलेंगे, एयरवे खुलेगा, एल्वियोलाई अपने आप एक्सपेंड होगी। बाहर से हाई प्रेशर के साथ हवा देना जिससे लंग्स इन्फ्लेट हो, एयरवे खुले, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, नेगेटिव प्रेशर में क्या होता है? बड़ा वेंटिलेटर होता है, जैसे यहां तो छोटा वेंटिलेटर था, हमने एंडोट्रिकल ट्यूब लगा के वेंटिलेशन दिया। अब इस नेगेटिव प्रेशर में क्या होता है कि पूरे पेशेंट को एक बड़े से वेंटिलेटर के अंदर रखते हैं, सिर्फ उसका मुंह बाहर होता है। क्लियर? उससे क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ये पूरा वेंटिलेटर है, मरीज का मुंह बाहर और इस तरीके से ये अंदर। इसको आयरन लंग भी कहते हैं, आयरन लंग, लोहे के लंग। अब इसमें क्या करते हैं कि ये एक ऐसी मशीन है जो अंदर के हवा के प्रेशर को बाहर फेंकेगी। मैं बोलूं हवा को बाहर फेंकेगी, अंदर जो चेस्ट के अराउंड हवा है उसको ये बाहर फेंकेगी मशीन। तो क्या हुआ? अंदर प्रेशर नेगेटिव बन गया, बाहर एटमॉस्फेयर में वैसे ही पॉजिटिव प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg, हवा अपने आप पेशेंट के एयरवे के थ्रू जाएगी लंग्स के अंदर। देखो क्या किया हमने, हमने यहां अंदर नेगेटिव प्रेशर कॉज किया, ऐसा प्रेशर जो बाहर के प्रेशर से कम है, तो हवा अपना आप हाई टू लो जाती है, इन्वायरमेंटल एयर अपने आप ही इस एयरवे में जाके लंग्स को इन्फ्लेट करती है। यहां तो हम डायरेक्टली डाल रहे हैं एयर को पॉजिटिव प्रेशर के साथ, यहां हम नहीं डाल रहे हैं एयर अपने आप जा रही है पॉजिटिव प्रेशर के साथ, क्योंकि हमने अंदर कौन सा प्रेशर कर रखा है? नेगेटिव प्रेशर। चेस्ट के अराउंड जो भी हवा है उसको बाहर धकेलेगा और बाहर से पॉजिटिव एयर जाएगी अंदर की तरफ। क्लियर? इसमें श्योरिटी नहीं है किस तरह का वेंटिलेशन मिलेगा, कितना मिलेगा, इसलिए आजकल हम नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन काम में नहीं लेते हैं। आजकल जितने भी प्रेशर वेंटिलेशन आपको मिलेंगे वो सारे कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जिसमें फोर्सफुल एयर बाहर से मरीज को दी जाती है लंग्स के अंदर, ताकि एयरवे को खोला जा सके, लंग्स को इन्फ्लेट किया जा सके, एल्वियोलाई तक हवा को पहुंचाया जा सके। क्लियर? अब यहां जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होते हैं ये फिर कई प्रकार के होते हैं अलग अलग, जैसे वॉल्यूम साइकिल्ड। मैं बता रहा हूं पॉजिटिव प्रेशर जो अधिकतम काम में लिए जाते हैं, इनके फिर और क्या सब टाइप होते हैं? वॉल्यूम साइकिल होते हैं, प्रेशर साइकिल होते हैं, टाइम साइकिल्ड होते हैं, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी सपोर्ट वेंटिलेशन प्रोवाइड कराते हैं, कुछ नॉन इन्वेसिव टाइप के होते हैं जिसमें आपने नाम सुना होगा CPAP, BiPAP। क्लियर? चलो इनके बारे में बात करते हैं। ये क्या है? मोटा मोटा तो ये समझ में आ गया हमको कि लंग्स में बाहर से फोर्सफुली हवा धकेलना कहलाता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब इसके कई अलग अलग प्रकार हैं। वॉल्यूम साइकिल, वॉल्यूम साइकिल का मतलब यह है, जैसे ये मेरा मरीज है, ये मेरा मैकेनिकल वेंटिलेटर है, यहां एंडोट्रिकल ट्यूब लगाई है, ये वेंटिलेटर की ट्यूब से जुड़ा हुआ है। वॉल्यूम साइकिल का मतलब यह है कि मेरा ये मैकेनिकल वेंटिलेटर तब तक हवा इस पेशेंट को देता रहेगा जब तक कि पहले से प्रीसेट वॉल्यूम नहीं चला जाता। मैं पहले से सेट करता हूं कि मरीज को कितना वॉल्यूम देना है। जैसे आप सबको पता है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, सामान्य ब्रीथ में 500 ml ही हवा अंदर ली जाती है, 500 ml ही बाहर निकाली जाती है। मैंने बोला कि इस मरीज की डिमांड के अकॉर्डिंगली मैंने सपोज यहाँ वॉल्यूम रखा है इसका 500 ml, तो ये वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन
तब तक हवा को धकेलता रहेगा लंग्स में विथ पॉजिटिव प्रेशर, जब तक कि पहले से प्री सेट वॉल्यूम उसको नहीं मिल जाता। 500 ml सेट कर रखा था, 500 ml हवा फेंकेगा ये, फिर वेंटिलेटर साइकिल ऑफ हो जाएगा, पेशेंट अपना आप ब्रीथ आउट करेगा, फिर वेंटिलेटर साइकिल स्टार्ट होगा, 500 ml हवा जाएगी, फिर साइकिल ऑफ, फिर एक्सपिरेशन अपने आप, है ना। यहाँ इंस्पिरेशन वेंटिलेशन करवाएगा, एक्सपिरेशन मरीज खुद करता है, अपना आप करता है, लंग की एक्सपेंसिबिलिटी की वजह से। क्लियर। तो हवा कब तक गई, जब तक कि डेफिनेट वॉल्यूम उसको नहीं मिल गया, और वॉल्यूम किसने सेट किया, वो मैंने सेट किया अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पेशेंट। प्रेशर साइकिल, यहां कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं किया है, यहां मैंने पहले से क्या सेट कर रखा है, वॉल्यूम नहीं करके पहले से प्रेशर सेट कर रखा है। मेरे एयरवे में हवा तब तक चलती जाएगी जब तक कि पहले से सेट प्रेशर वहां नहीं मिल जाता एयर का। क्या मतलब निकला, अब यहाँ हवा 500 ml जाए, 600 ml जाए, उससे मुझे मतलब नहीं है, मैंने जो प्रेशर सेट कर रखा है हवा का उस पर्टिकुलर एयरवे में उस पेशेंट की डिमांड के अकॉर्डिंगली, तो हवा तब तक जाती जाएगी, तब तक जाती जाएगी जब तक पहले से प्रीसेट प्रेशर हवा का वहां नहीं मिल जाता। जैसे ही उतना प्रेशर मिला, उसमें चाहे कितनी हवा गई हो, 500, 600, 1000 ml, तब तक तो वेंटिलेशन चलेगा, उसके बाद साइकिल ऑफ, एक्सपिरेशन अपना आप करेगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है मुझे, यहाँ पहले से जो सेट प्रेशर है वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक मेरा वेंटिलेटर हवा देता रहेगा। ये सब मैं मैन्युअली सेट करता हूं इस वेंटिलेशन पे। ये वॉल्यूम साइकिल कॉमनली काम में लिया जाता है, लेकिन जो पोस्ट एनास्थेटिक यूनिट होती है, जहां सर्जरी हुई है, एनास्थीसिया देकर उसके बाद सर्जरी से बाहर रिकवरी हो रही है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो इस तरह का वेंटिलेशन दिया जाता है। बच्चों में पीडियाट्रिक कंडीशन में टाइम साइकिल वेंटिलेशन दिया जाता है। टाइम साइकिल का मतलब है कि न तो मैं पहले से वॉल्यूम फिक्स रखता हूं, न पहले से प्रेशर फिक्स रखता हूं, या मैं पहले समय फिक्स कर देता हूं। इतने समय तक तो हवा जाएगी, उसके बाद साइकिल बंद हो जाएगा, मरीज अपने आप एक्सपिरेशन करेगा, फिर सॉरी उतने समय तक हवा जाएगी, फिर बंद। मैंने बोला इंस्पिरेशन, मैंने 2 सेकंड यहाँ सेट कर रखा है, 2 सेकंड। हवा कितने सेकंड तक जाएगी, 2 सेकंड, उसके बाद बंद, उसके बाद एक्सपिरेशन अपना आप होगा, फिर 2 सेकंड तक हवा जाए। अब 2 सेकंड में हवा चाहे कितनी जाए, क्लियर। वैसे प्रोबेबली सेटिंग होती है, अकॉर्डिंगली टू डिमांड ही जाएगी, वॉल्यूम हम पहले डिसाइड करते हैं, टाइम सेट कर दिया, उतने टाइम तक हवा फेंकेगा मेरा वेंटिलेशन, उसके बाद बंद, फिर हवा जाएगी, फिर बंद। यहां जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, टाइम, क्लियर। तो टाइम साइकिल मतलब पूरा चक्र किसके हिसाब से चलेगा, वॉल्यूम में वॉल्यूम के हिसाब से, जितनी वॉल्यूम सेट उतना जाएगा, प्रेशर में जितना प्रेशर है उतनी हवा जाएगी, टाइम में जितना समय आपने फिक्स किया है उतने समय तक हवा जाती जाएगी, फिर बंद हो जाएगा, क्लियर। टाइम साइकिल। तो बच्चों के केस में टाइम साइकिल वेंटिलेशन ज्यादातर हम देते हैं। यह है हाई फ्रीक्वेंसी सपोर्ट, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी सपोर्ट वेंटिलेशन। यहां एक वर्ड और आता है बीच में, ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन करने वाला सपोर्ट वेंटिलेशन। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब यहां बात हो रही है रेस्पिरेटरी रेट की, हाई रेट, हाई प्रेशर विथ लो वॉल्यूम। देखो ध्यान से समझना, यहां ये 3 क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए वेंटिलेशन दिया जाएगा। मरीज को ज्यादा रेट से हवा दी जाएगी, ज्यादा प्रेशर के साथ दी जाएगी, लेकिन हर एक रेट के साथ, हर एक ब्रीथ के साथ जो हवा जाएगी वो कंपैरेटिवली क्या मिलेगी, कम। तो एक तरीके से ज्यादा वेंटिलेशन देने का एक तरीका है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं ज्यादा नहीं दूंगा तो हो सके लंग्स की जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स हो जाए, तो मैं इतना तेज वेंटिलेशन देता हूं कि एल्वियोलाई को चांस ही नहीं देता हूं, मौका ही नहीं देता हूं कि वो एल्वियोलाई दोबारा कोलैप्स हो जाए, क्लियर। तो इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी का वेंटिलेशन। रैपिड वेंटिलेशन देते रहेंगे, एल्वियोलाई को खाली नहीं छोड़ेंगे, अदरवाइज वो कोलैप्स हो जाएगी, तो रेट विल बी हायर, क्लियर। तो हाई रेट के साथ, हाई प्रेशर के साथ, क्योंकि कम प्रेशर तो एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगी, हमको कम वॉल्यूम का वेंटिलेशन यहां पर मरीज को देना है ना। ऐसा एटिलैक्टेसिस के केस में हम देते हैं ताकि कोलैप्स जो हुई है एल्वियोलाई वो दोबारा एक्सपेंड हो जाए। कुछ टाइप यहां है नॉन इन्वेजिव टाइप ऑफ वेंटिलेशन। नॉन इन्वेजिव, यहां तो हम देख रहे हैं कि ईटी ट्यूब लगा रहे हैं मरीज को, ये मेरा मैकेनिकल वेंटिलेटर है, ये मेरी ईटी ट्यूब है। जब ईटी ट्यूब लगाते हुए वेंटिलेशन देते हैं तो इसको बोला जाता है इन्वेजिव मेथड। इस लास्ट वाले टाइप में हम देखते हैं नॉन इन्वेजिव मेथड। मैं यहां कोई ईटी ट्यूब नहीं लगाता हूं, यहां एक मेरा वेंटिलेशन होता है, मशीन होती है, और इस तरीके से यहां एक मास्क होता है,
और उस मास्क से वेंटिलेशन मरीज को दिया जाए। मैं कोई ईटी ट्यूब यहां नहीं लगाता हूं, क्लियर। इसको बोलते हैं नॉन इन्वेजिव। मैं इन्वेजन नहीं कर रहा हूं मेरे एयरवे में, सिर्फ नोज माउथ को कवर कर लिया बाय ये मास्क, उसको मेरे वेंटिलेशन के साथ मैंने एक ट्यूब के साथ जोड़ रखा है। तो इस तरीके से नॉन इन्वेजिव जो वेंटिलेशन होते हैं, आजकल इन्वेजिव में भी ये सेटिंग आने लग गई है, मोड आने लग गई है, लेकिन प्रीवियसली जो वेंटिलेटर होते थे उसके अकॉर्डिंगली मैं बताता हूँ। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर ये होते थे, है ना, आज भी होते हैं। कहने का मतलब ये कि नॉन इन्वेजिव भी होता है ये, और आजकल जो इन्वेजिव वेंटिलेशन होता है उसमें भी ये दोनों तरह की सेटिंग मोड के रूप में वहां पर आती है। देखो इनका मतलब क्या, सीपैप लास्ट वाला पॉइंट बता रहा हूं मैं, नॉन इन्वेजिव में सीपैप। सीपैप को बोला जाता है कंटिन्यू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। काफी हद तक तो इसने खुद को ही एक्सप्लेन कर दिया। लगातार पॉजिटिव प्रेशर के साथ वेंटिलेशन देना। देखो नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर के साथ दिया, प्रेशर खत्म, हवा अपने आप बाहर, फिर पॉजिटिव प्रेशर गया ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, प्रेशर खत्म, एक्सपिरेशन अपने आप। यहां पे पूरा साइकिल जो होगा रेस्पिरेटरी साइकिल, जिसमें दोनों चीजें होगी, इंस्पिरेशन भी मरीज करेगा और एक्सपिरेशन भी करेगा। जब भी ये दोनों काम हो रहे हैं बाय द वेंटिलेशन, कभी भी एयरवे खाली नहीं रहेगा, उसमें हवा हमेशा पॉजिटिव प्रेशर के साथ उपस्थित रहेगी। क्या मतलब निकला इसका, कि ये एक तरह का लगातार एयर देने का सिस्टम है, जिसमें एल्वियोलाई को हम कोलैप्स होने से बचाते हैं, उसको कोई ऐसा मौका नहीं देते जिससे लंग्स दोबारा कोलैप्स हो जाए। दोनों बार इंस्पिरेशन के साथ तो पॉजिटिव प्रेशर देना ही देना है, सब में दे रहे हैं हम, लेकिन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन भी वहां पॉजिटिव प्रेशर रहेगा, ताकि हवा वहां एल्वियोलाई में रहे और हवा प्रेजेंट की वजह से एल्वियोलाई हमारी कोलैप्स होने से बचेगी। क्लियर। तो लगातार पॉजिटिव प्रेशर के साथ वेंटिलेशन देना थ्रू आउट द साइकिल, इट इंक्लूड्स बोथ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, पॉजिटिव प्रेशर के साथ हवा वहां प्रेजेंट रहेगी। लोगों में आपने देखा होगा जब भी स्लीप एपनिया होता है, सोते वक्त सांस जो है वो रुक जाती है, एपनिया होना। आपने बच्चों के केस में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पढ़ा होगा, है ना, आरडीएस एटिलेक्टेसिस के केस में भी ऐसा देते हैं। तो ये होता है कंटिन्यू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। दूसरा बाईपैप, मैंने लिखा है उसके नीचे बाईपैप। बाईपैप इसका मतलब है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसमें दो प्रेशर सेटिंग होती है, अभी मैं मतलब बताता हूं, आप सिर्फ ध्यान से सुनना। एक को बोलते हैं आईपैप, इसको बोला जाता है हाई इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। दूसरा होता है ईपैप, लो एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और इसी सेटिंग को कहा जाता है पैप, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। देखो हमने क्या लिखा है, ध्यान से सुनना इसको। CPAP तो समझ में आ गया। CPAP is a type of ventilation that keeps the airway open throughout respiratory cycle by exerting positive pressure in both phases of breathing, in inspiration also as well as expiration also, that is CPAP. BiPAP भी CPAP से मिलता जुलता ही एक तरह का वेंटिलेशन है, बस अंतर यहाँ ये है कि यहाँ इंस्पिरेशन के लिए हाई प्रेशर सेटिंग होती है और एक्सपिरेशन के लिए होती है लो प्रेशर सेटिंग। CPAP में क्या हो रहा था दोनों ही काम सेम प्रेशर सेटिंग से हो रहे थे, सेम प्रेशर सेटिंग से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। यहां पर दोनों कामों के लिए बाई लेवल का मतलब क्या है, टू मोड, टू सेटिंग, दोनों में ही पॉजिटिव एयरवे प्रेशर लगेगा, लेकिन दो सेटिंग में क्या है, इंस्पिरेशन में तो हाई प्रेशर रहेगा
और एक्सपिरेशन के दौरान प्रेशर तो रहेगा लेकिन वो कैसा रहेगा, कंपैरेटिवली लो। इसको बोलते हैं आईपैप। आईपैप का मतलब है इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इंस्पिरेशन में कराऊंगा पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के साथ। पॉजिटिव प्रेशर मतलब प्रेशर ज्यादा रख के एयरवे में हवा डालूंगा इंस्पिरेशन के दौरान, प्रेशर कैसा रहेगा, हाई। उसी व्यक्ति में ईपैप एक्सपिरेशन जब कराऊंगा तो प्रेशर सेटिंग कैसी रहेगी, लो। प्रेशर तो तब भी लगेगा जब मैं एक्सपिरेशन करूंगा, लेकिन प्रेशर रहेगा कैसा, एज कंपेयर टू सी पैप, यहां कैसा रहेगा, लो। दो प्रेशर सेटिंग यहां हो गई, इसलिए ये सी पैप से थोड़ा सा अलग है, बोल रहे हैं बाई पैप। और ई पैप को ही हम बोल रहे हैं पैप, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर वेंटिलेशन। इसका मतलब क्या कि जब भी एक्सपिरेशन की समाप्ति होगी, एंड होगा, तब भी वहां पॉजिटिव प्रेशर रहेगा। मैं बोलूं ये एल्वियोलाई है, हवा गई इंस्पिरेशन, हवा आई एक्सपिरेशन। एंड ऑफ एक्सपिरेशन, हवा जब बाहर आई तब भी पूरी हवा बाहर नहीं आई, यहां पर हवा बची है पॉजिटिव प्रेशर के साथ, ताकि ये एल्वियोलाई पूरी कोलैप्स होने से बचे। क्लियर। तो जब भी कोलैप्स की कंडीशन हो, जब भी एल्वियोलाई में ज़्यादा पानी भरा हो, जैसे सीओपीडी, जैसे हम बात करें इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, अस्थमा, न्यूमोनिया, क्लियर, फेल्योर, रेस्पिरेटरी फेल्योर, हाइपरकैप्निक, उन सब में हम एक तरीके से कौन सा वेंटिलेशन देते हैं, पैप वेंटिलेशन। हमने पढ़ा है फ्लाइल चेस्ट, कोलैप्स हो फ्लाइल चेस्ट मतलब एक तरीके से लंग्स वहाँ पे प्लूरा हो रहा है, हिमोथोरैक्स हो रहा है, हिमोथोरैक्स की वजह से कोलैप्स हो रहा है, वेंटिलेशन अब बढ़ाना है, एल्वियोलाई को फुलाना है, हम यही तरह का वेंटिलेशन वहाँ पर देते। क्लियर। तो इट इज बाई पैप वेंटिलेशन। तो मेरे ख्याल से सिंपल है, समझ में आया होगा आपको। पॉजिटिव प्रेशर के प्रकार मैंने बताए हैं, वॉल्यूम साइकिल डेफिनेट वॉल्यूम के साथ हवा, प्रेशर साइकिल फिक्स प्रेशर के साथ हवा, टाइम साइकिल फिक्स टाइम के साथ हवा, हाई फ्रीक्वेंसी हाई रेट लो वॉल्यूम हाई प्रेशर के साथ हवा, नॉन इन्वेजिव बिना इंटूबेशन के, सी पैप कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, एयरवे में हमेशा पॉजिटिव प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हाई, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन लो। क्लियर। चलो ये तो था टाइप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं मोड कौन कौन से होते हैं वेंटिलेशन के, और इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है ये भी, और कई क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको कि मोड कौन से होते हैं। मोड का आप सबको मतलब पता ही होगा कि टाइप तो थे अलग अलग, लेकिन काम कैसे करते हैं। जैसे मोबाइल की बात करें, मोबाइल का काम तो वही है कि आवाज़ को सुनना, अगले वाले की कम्युनिकेट करना, लेकिन उसमें अलग अलग मोड है। फिर साइलेंट मोड, आवाज़ नहीं आएगी, रिंगिंग मोड, फ्लाइट मोड। क्लियर। तो फोन तो एक ही है, लेकिन काम करने के तरीके अलग, तो ऐसे ही वेंटिलेटर के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। मोड मैं बता रहा हूं वेंटिलेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक होता है कंट्रोल मोड, वेंटिलेटर पे ही ये मोड की सेटिंग है, किस तरीके से वेंटिलेशन देना उसका मोड। कंट्रोल मोड, कंट्रोल मोड का मतलब ये कि मरीज जो ये लेटा हुआ है और ये मेरी मशीन है मैकेनिकल वेंटिलेटर, एंडोट्रिकल ट्यूब से जुड़ा हुआ है। कंट्रोल मोड का मतलब ये कि इस मरीज की पूरी ब्रीदिंग, या मैं बोलूं उसकी की पूरी ऑक्सीजन डिमांड किसके कंट्रोल में है, मैकेनिकल वेंटिलेटर के कंट्रोल में। मरीज चाह के भी ब्रीद नहीं कर सकता, क्योंकि हम ये वेंटिलेशन पर्टिकुलरली कंप्लीटली एपनिक पेशेंट के केस में देते हैं। बिल्कुल ही एपनिया है, बिल्कुल ही ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, तो कंप्लीटली ये मरीज किसके कंट्रोल में है, मेरे वेंटिलेटर के। मैंने जितनी रेट पहले से सेट कर रखी है, जो वॉल्यूम सेट कर रखा है हवा का, मेरा वेंटिलेटर लगातार इस मरीज को देता रहेगा। अगर मान लो मरीज अपना ब्रीदिंग स्टार्ट भी करता है, पहले तो एपनिक था, मान लो बीच में स्थिति सुधरी और इसने स्टार्ट किया ब्रीदिंग करना, तब भी मेरा ये कंट्रोल मोड इसके ब्रीदिंग एफर्ट को लॉक आउट कर देता है। दैट मीन्स इस व्यक्ति को खुद ब्रीथ लेने से रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि हमने मोड ऐसा सेटिंग कर रखा है कंट्रोल इसलिए क्योंकि खुद पहले बिल्कुल एपनिक था, नहीं ले रहा था, तो मेरी मशीन ने पूरा ही उसका चार्ज ले लिया, और मशीन खुद जो हमने मशीन पे सेटिंग दे रखी है उसके हिसाब से, उसी रेट से और वॉल्यूम से उसको वेंटिलेशन देते ही जा रही है मेरी मशीन। खुद अगर मरीज अपना ब्रीदिंग स्टार्ट करेगा भी तो ये मशीन उसको अलाउ नहीं करेगी ब्रीथ लेने के लिए, उसके ब्रीदिंग एफर्ट्स को लॉक कर देगी। क्लियर है? तो दैट इज द कंट्रोल मोड। कहां दिया जाएगा?
जब मरीज कंप्लीटली एपनिक है, बिल्कुल ब्रीद नहीं कर रहा है, मैंने पहले से रेट वॉल्यूम सेट कर दिया, लगातार उसको वेंटिलेशन उसी रेट और वॉल्यूम के साथ ये देता रहेगा। मरीज ने अपना ब्रीदिंग एफर्ट स्टार्ट किया, ये मेरी मशीन उसको ब्रीदिंग लेने नहीं देगी। क्लियर? दूसरा होता है असिस्ट कंट्रोल मोड। असिस्ट कंट्रोल, पहले था सिंपल कंट्रोल, अब है असिस्ट कंट्रोल। असिस्ट कंट्रोल का मतलब यह है कि मेरी ये मशीन पहले से डिसाइडेड रेट और वॉल्यूम के साथ वेंटिलेशन देती रहेगी, लेकिन मान लो मरीज अब एपनिक नहीं रहा, उसने ब्रीदिंग स्टार्ट कर ली, तब भी ये मेरी मशीन उसके ब्रीदिंग एफर्ट को नहीं रोकती है, उसके ब्रीदिंग एफर्ट को सपोर्ट करती है। बात समझ में आई? देखो इधर मेरा ये वेंटिलेशन ऐसे वेंटिलेशन दे रहा है मरीज को, अच्छी बात है। जैसे ये 4 वेंटिलेशन दिया है ना, नॉर्मली 16, 12 से 20, मैंने एक एग्जांपल के लिए बोला है 4 वेंटिलेशन। अब ये मेरी मशीन 4 वेंटिलेशन दे रही है, 1 दिया, 2 दिया, बीच में मरीज ने ये वेंटिलेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बीमार है पूरा तो ले नहीं पाएगा, ये स्टार्ट कर दिया बीच में। तो मेरा ये असिस्ट कंट्रोल मोड क्या करेगा, इस पेशेंट की ब्रीथ को असिस्ट करेगा और उसको भी पहले वाले जो डिसाइडेड वॉल्यूम के साथ लेके जाएगा। मान लो ये 200 ml हवा ले रहा था, मेरा ये असिस्ट कंट्रोल उसको भी 500 ml तक लेके जाएगा, क्योंकि मैंने उसके लिए क्या सेट कर रखा था, ml 500 ml। देखो क्या मतलब निकला, मरीज की ब्रीथ मेरे वेंटिलेशन के साथ असिस्ट करती है, मतलब मेरा वेंटिलेशन उसको हेल्प करेगा मरीज को कि वो भी अपनी ब्रीथ ले, लेकिन चूंकि पूरी नहीं ले पा रहा है तो ये मेरा वेंटिलेशन उसकी बची हुई अमाउंट जो वॉल्यूम है उसको भी कंपनसेट कर देता है, उसको असिस्ट करता है, उसको रोकता नहीं है ब्रीथ लेने से ना, सपोर्ट करता है एक तरीके से। हम बोलेंगे ये असिस्ट कंट्रोल मोड है। क्लियर? तो ऐसे मरीज जो थोड़ी बहुत ब्रीथ कर रहे हैं, बिल्कुल एपनिक नहीं है, उनको इस तरह के वेंटिलेशन मोड पे रखा जाता है। अब इस तरह के वेंटिलेशन मोड का एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है कि मान लो मरीज अपने खुद के ब्रीथ ज्यादा लेने लग गया हो। क्लियर? मेरी मशीन तो जो दे रही थी वो दे ही रही थी, जैसे मैंने बोला कि एक पेशेंट को नॉर्मल 16 चाहिए, जैसे मेरी मशीन उसको 16 दे रही थी, एवरेज मैंने पहले से सेट की है। अब पेशेंट ने भी अपना ब्रीथ करना स्टार्ट कर दिया, मान लो उसने अपने ब्रीथ एडिशनली 6 ब्रीथ और ले लिए, ये तो मैंने सेट कर रखे हैं, और ये 6 ब्रीथ उसने ले लिए, ये मेरा वाला मशीन उसको सपोर्ट करेगा। टोटल कितने हो गए? क्लियर? 22 हो गए। 22 नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ज्यादा है? ज्यादा मतलब मैं बोलूंगा हाइपर वेंटिलेशन है। और आप सबको पता है कि जब भी बॉडी हाइपर वेंटिलेशन करती है, एसिड बेस इम्बैलेंस में से कौन सा इम्बैलेंस होता है, एसिडोसिस या एल्कलोसिस? एल्कलोसिस। एल्कलोसिस चूंकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम की वजह से है, हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका। असिस्ट कंट्रोल मोड में जब हम वेंटिलेटर पे रखे मरीज को क्लियरली अच्छे से मॉनिटर नहीं करेंगे, कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाएगा, हमको बोलना है हाइपर वेंटिलेशन या होगा। मेरी मशीन तो दे ही रही है, मरीज ने इतना लेना स्टार्ट कर दिया, अब मैं वेंटिलेटर को चेक नहीं कर रहा हूं, 22 वेंटिलेशन मिल रहे हैं, मिलने 16 चाहिए थे एवरेज, मान लो 20 मैक्सिमम, मान लो ज्यादा है, ज्यादा मतलब हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन तो सारी CO2 बॉडी बाहर फेंक देगी, अंदर एसिड के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, एल्केलोसिस। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है एसिड बेस इम्बैलेंस में भी। मैकेनिकल वेंटिलेटर से कौन से मोड से एसिड बेस इम्बैलेंस होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सीधा सा आंसर दे देना है, कौन सा मोड, असिस्ट कंट्रोल मोड। कंफ्यूजन आपको नहीं हो बिल्कुल भी। कंट्रोल मोड, मरीज पूरा मशीन के कंट्रोल में, ये ब्रीथ लेना स्टार्ट भी करता है तो मशीन नहीं लेने देती है, मशीन जो पहले से सेट है वही देने देगी। असिस्ट कंट्रोल, पहले से जो सेट है वो तो देगी मशीन, लेकिन पेशेंट ने सपोज कुछ ब्रीथ स्टार्ट कर दिया तो ये मशीन उसको लॉक नहीं करती है, उसको उसके एफर्ट को बढ़ाती है और प्री सेट वॉल्यूम तक लेके जाती है। ये बढ़ा दिया एफर्ट और प्री सेट वॉल्यूम तक लेके आ गया, उसको बोल दिया हमने असिस्ट कंट्रोल। लेकिन नुकसान ये कि कई बार अनमॉनिटरिंग की वजह से हाइपर वेंटिलेशन या मरीज कर लेता है
और यहां पर पेशेंट को हो जाता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्लियर? सिंपल सी चीज है, समझ में आ रही होगी। तीसरी बात, तीसरा मोड, इसको बोला जाता है सिम मोड, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। सिम मोड, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। सिम मोड, देखो इसका मतलब क्या, सिम सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, इसमें मशीन जो वेंटिलेटर है उसकी बात हो रही है और मेन मतलब पेशेंट की बात हो रही है। ये दोनों ही ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज वे में करेंगे। मतलब क्या निकला कि मेरा ये मोड, मशीन का ये मोड उस व्यक्ति की वेंटिलेशन को कैलकुलेट करते हुए उसके साथ सामंजस्य बिठाते हुए वेंटिलेशन प्रोवाइड कराता है। देखो क्या मतलब निकला, मैंने बोला ये मेरी मशीन है, ये मेरा पेशेंट है, एंडोट्रेकियल ट्यूब से वेंटिलेशन दे रहे हैं, और यहां मैंने कौन सा मोड स्टार्ट कर रखा है, SIMV। ये मोड क्या करेगा कि जो भी टोटल रेट है उसको देने में हेल्प करेगा। टोटल रेट जैसे ये व्यक्ति है मरीज, इसको हेल्दी ब्रीथ 20 वेंटिलेशन चाहिए, तो मेरी मशीन क्या करेगी, इसको 20 वेंटिलेशन देगी। लेकिन पेशेंट खुद ब्रीथ कर रहा है, तब मशीन अपने आप पेशेंट जितना ब्रीथ कर रहा है वो माइनस करके टोटल उतना ही रेट वेंटिलेशन प्रोवाइड कराएगी। देखो क्या मतलब निकला, मैंने बोला 20 मुझे चाहिए, मरीज खुद 8 ले रहा है, तो बताओ उस केस में चाहिए मुझे 20, मरीज 8 ले रहा है, तो मेरी मशीन मात्र कितना देगी, 12। बताओ टोटल 20 वेंटिलेशन इसको मिले या नहीं मिले, मिले। मैंने बोला कि इसको 20 वेंटिलेशन की जरूरत है, अब मरीज ठीक है खुद 10 वेंटिलेशन ले रहा है, तो सिम मोड में मेरी मशीन अब कितना बचा हुआ देगी, 10, टोटल कितना देगी, 20। क्या मतलब निकला, ये एक तरीके से असिस्ट कंट्रोल मोड ही है, हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है, पेशेंट की जो वेंटिलेशन है उसको मैच करते हुए उसके साथ सिंक्रोनाइज वे में वेंटिलेशन डिलीवर कर रहा है। टोटल तो उतना ही मिलेगा जितना हमने सेट कर रखा है, लेकिन ये मशीन पेशेंट की ब्रीथ को भी कैलकुलेट करते हुए टोटल वेंटिलेशन प्रोवाइड कराती है। क्लियर? मान लो मैं बोलूं मरीज सिर्फ 6 वेंटिलेशन ले रहा है, मशीन अपना आप इसको कैलकुलेट करेगी और बचे हुए, क्लियर, 20 में से बचे हुए 14 वेंटिलेशन कौन देगी, मेरी मशीन। पेशेंट को तो 20 ही मिले, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। सिंक्रोनाइज मतलब मैच करते हुए साथ साथ, इंटरमिटेंट मतलब इंटरवल पे, मैंडेटरी मतलब कंफर्म कितना वेंटिलेशन जो बचा हुआ है वो मेरी मशीन देती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये वेंटिलेशन कहां पर हेल्प करता है, जहां मरीज स्वस्थ हो रहा हो, अब उसको हमको हटाना है, वेंटिलेटर से हटाना, तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट हटा दिया पेशेंट को, उसको पहले सिम मोड पे लाया जाता है ताकि वो खुद ले, मशीन दे, दोनों मिला के एक्यूरेट एक डेटा दे, और फिर धीरे धीरे मशीन अपना वेंटिलेशन कम करती जाएगी, मरीज अपना वेंटिलेशन बढ़ाता जाएगा, और जैसे उस लिमिट पे आएगा जहां उसकी डिमांड पूरी हो सके, 16 वेंटिलेशन, 18, 20, फिर हम मरीज को वेंटिलेशन से हटा देंगे। वेंटिलेशन से मरीज को हटाना, नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न पे लाना कहलाता है विनिंग। ये विनिंग आपने पीडियाट्रिक में भी पढ़ा होगा, जहां बच्चे को ब्रेस्ट फीड दिया जाता है और ब्रेस्ट फीड के बाद नेचुरल डाइट पे उसको शिफ्ट किया जाता है, तब हम बोलते हैं वर्ड विनिंग। वैसे ही काम यहाँ हो रहा है, पहले मैकेनिकल वेंटिलेटर से वेंटिलेशन दिया जा रहा था, अब धीरे धीरे उसकी डिपेंडेंस को हमने कम कर दिया वेंटिलेटर से, वेंटिलेटर कम वेंटिलेट कर रहा है, मरीज खुद ले रहा है, और एक लेवल ऐसा आएगा जब मरीज अपना वेंटिलेशन खुद अच्छे से ले पाएगा, उसको वेंटिलेटर से हटा देके नॉर्मल वेंटिलेशन पे रखेंगे, नॉर्मल खुद करता रहेगा, हम इस प्रक्रिया को बोलते हैं विनिंग। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको तीनों मोड समझ में आए होंगे, वापिस बता देता हूं। कंट्रोल मोड सब कुछ मशीन करेगी, पेशेंट के हाथ में कुछ नहीं है, पेशेंट कुछ करेगा भी तो मशीन लॉक कर देगी उसके एफर्ट को। असिस्ट कंट्रोल, मशीन कर रही है, पेशेंट भी कर रहा है, मशीन इसके ब्रीदिंग एफर्ट को सपोर्ट करती है और पहले से प्रीसेट वॉल्यूम तक लेके जाती है। यहां मशीन पूरा ही मरीज को सपोर्ट करेगी, मरीज जितना वेंटिलेशन ले रहा है
बचा हुआ वेंटिलेशन मेरी मशीन देगी और टोटल उतना ही मिलेगा जितना कि पहले से मैंने सेट कर रखा है। क्लियर? चलो, ये तो हो गई मोड की बात। मोड कोई सा भी रखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन। आप पूछो डॉक्टर से कौन से मोड से इसको वेंटिलेशन देना है, उसके हिसाब से आपको सेट करना होता है। क्लियर? कॉमन मोड यही है, और भी मोड होते हैं लेकिन कॉमनेस्ट जो मोड्स होते हैं, सी पैप बाई पैप भी मोड में आ गए आजकल, लेकिन कॉमन मोड यही है। अलार्म वेंटिलेटर में अलार्म बजते हैं, देखे होंगे आपने, आईसीयू में कभी गए हो, आवाज़ें आती रहती है चू चू चीची की, उसके अंदर नॉर्मल साउंड है लेकिन कई बार अजीब एबनॉर्मल साउंड आने लग जाएगी वहाँ पे, और वो जो साउंड आएगी वो एक तरीके से अलार्म है आपके लिए मतलब हेल्थ केयर पर्सन के लिए, कि वहाँ उस वेंटिलेटर को उस मरीज के साथ कोई ना कोई परेशानी है, मतलब कोई ना कोई दिक्कत वहाँ उस मशीन के साथ ज़रूर है, पेशेंट के साथ, कि वेंटिलेटर सही नॉर्मल काम नहीं कर रहा है और फिर वहाँ पे अलग एबनॉर्मल आवाज़ आने लगेगी, वही आवाज़ को हम बोलेंगे अलार्म। अब ये अलार्म दो तरह के होते हैं, एक को बोला जाता है हाई प्रेशर अलार्म और एक को बोला जाता है लो प्रेशर अलार्म। ये मेरा एयरवे है, पहले हाई प्रेशर लो प्रेशर का मतलब समझ लेते हैं क्या है। क्लियर? इस व्यक्ति को मुझे वेंटिलेशन देना था, ये मेरा मैकेनिकल वेंटिलेटर है, एंडोट्रिकल ट्यूब से देना था। अब बीच में कोई बाधा नहीं है, क्लियर, लेकिन मैं बोलूं कि बाधा पहुंच गई, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, सपोज मैं बोलूं यहां बहुत ज़्यादा पानी भर गया, बहुत ज़्यादा फ्लूइड या ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, बताओ मशीन को ज़्यादा प्रेशर से हवा देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। पहले नहीं थी बाधा, नॉर्मल वेंटिलेशन दिया जा रहा था, लेकिन बीच में बाधा आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो हवा नॉर्मल प्रेशर से तो जाएगी नहीं, मेरा वेंटिलेटर ज़्यादा प्रेशर से हवा देगा। ज़्यादा प्रेशर से हवा देगा मतलब वेंटिलेटर अपना आप पहचान लेगा कि आगे रास्ता बंद है, कोई रास्ते में दिक्कत है, तो अपना आप ये अलार्म वेंटिलेशन अलार्म बजाना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह का अलार्म जो एयरवे में रेजिस्टेंस की वजह से बजता है, एयरवे में बाधा की वजह से बजता है, उसको बोला जाता है हाई प्रेशर अलार्म। आप देख रहे हो प्रेशर ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा, नेचुरल सी बात है, रास्ता कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा हवा देने के लिए, तो वेंटिलेटर अपना आप उसको पहचान लेगा कि आगे रास्ता दिक्कत वाला है, मुझे अलार्म बजा देना चाहिए, ताकि नर्स आके आगे देखेगी कि रास्ते में क्या रुकावट है, क्या परेशानी है, और समस्या को सॉल्व किया जाएगा। लो प्रेशर अलार्म, मैंने कोई पहले से फिक्स प्रेशर कर रखा था, उस प्रेशर से हवा जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हवा कम प्रेशर से जा रही है, दैट मीन्स कोई ना कोई दिक्कत यहाँ है, मैं बोलूँ कि ये ट्यूब कट गया यहाँ से, बताओ हवा जो वेंटिलेटर दे रहा है वो इन्वायरमेंट में जा रही है, हवा यहाँ कोई बाधा है ही नहीं, तो प्रेशर यहाँ क्या हो गया, मशीन अपना पहचानेगी कि कोई ना कोई दिक्कत हो गई मेरे रास्ते में, कि बिल्कुल ही कम प्रेशर के साथ हवा जा रही है लंग्स में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, लंग्स में कुछ पॉजिटिव प्रेशर चाहिए, हवा बाहर कहीं जा रही है, इसका मतलब ये भी एक दिक्कत वाली बात है, चूंकि हवा कम प्रेशर फील कर रही है वेंटिलेटर के थ्रू, तो इस तरह के अलार्म जो बजेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लो प्रेशर अलार्म। क्लियर? बात आती है कि कब हाई प्रेशर अलार्म बजता है, कब लो प्रेशर। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। मैं यहाँ आपको कुछ कंडीशन बता रहा हूं, जब हाई प्रेशर बचेगा, जब लो प्रेशर बचेगा। पहला हाई प्रेशर की बात कर लेते हैं। एयरवे सिक्रेशंस बढ़ जाएंगे, ब्रोंको स्पाज्म जब वो होगा, व्हीजिंग साउंड आएगी। एक बार मैं लिख लेता हूं फिर एक्सप्लेन करते हैं। कुछ नहीं करना, रेडीमेड चीजें हैं, याद आपको जरूर थोड़ी सी रखनी पड़ेगी।
देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट है, आपको टिप्स पे रखने पड़ेंगे। एयरवे में जब भी सिक्रेशन बढ़ेंगे, बताओ बाधा वेंटिलेशन को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हवा पहुंचाने के लिए मिलेगी। एयरवे में बहुत ज़्यादा सिक्रेशन है तो रास्ता बंद हो गया, बंद हो गया तो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा वेंटिलेशन के लिए और अलार्म वहाँ बजेगा हाई प्रेशर। एयरवे में सिक्रेशन, अब आपको देखना है बीमारियां कौन सी जिसमें एयरवे में सिक्रेशन ज़्यादा जमते हैं, तो वहाँ हाई प्रेशर अलार्म बजने की संभावना रहती है। ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकाई जो पहले खुली हुई थी अब स्पाज्म हो गई, बताओ रास्ता नैरो हुआ नहीं हुआ? हुआ, तो ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा वेंटिलेटर को, अलार्म बजेगा नो डाउटली। कौन सा बजेगा? हाई प्रेशर। विजिंग एक तरीके से ब्रोंकोस्पाज्म को ही बताता है, अस्थमा में पढ़ा है हमने कि विजिंग साउंड आ रही है मतलब ब्रोंकोस्पाज्म, बात वही है घुमा के। विजिंग ब्रोंकोस्पाज्म हुआ, हाई प्रेशर अलार्म। ईटी ट्यूब डिस्प्लेस, जहाँ नॉर्मल प्लेसमेंट था वहाँ से वो हट गई। ईटी ट्यूब आपको पता है कैरिना के ऊपर होना चाहिए 1 से 2 सेंटीमीटर, वहाँ से अगर वो और ज़्यादा डीपर चला गया है या ऐसी कहीं जगह पे वो जाके स्टक हो गया उसका मुंह कि नॉर्मल वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है ना, वॉल के अगेंस्ट चिपक गया है सपोज, तो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा वेंटिलेटर को, अलार्म बजेगा हाई प्रेशर। पेशेंट खांसी करता है कई बार है ना, गैग रिफ्लेक्स कफिंग करता है तो ईटी ट्यूब थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है और खांसी कफिंग में प्रेशर ज़्यादा लगता है, तब वेंटिलेशन प्रेशर हाई की वजह से वहाँ क्या बजाएगा? हाई प्रेशर अलार्म। पेशेंट बहुत ज़्यादा तनाव में है, एंक्शियस है, और एंक्शियस है तनाव में है तो ब्रोंकोस्पाज्म वहाँ पे होना ही होना है, और अगेन बात वही आ जाती है कि प्रेशर यहाँ कौन सा बजेगा? अलार्म कौन सा बजेगा? हाई प्रेशर। टिप्स पे रखना पड़ेगा आपको, एयरवे बंद हो, ब्रोंकोस्पाज्म हो, सिक्रेशन ज़्यादा हो, तनाव हो, तब हाई प्रेशर। लो प्रेशर, एयरवे में प्रेशर कम कब कि मशीन को कम प्रेशर से हवा देनी पड़े, और कम प्रेशर भी एक एबनॉर्मल बात है, अच्छी बात नहीं है। और ऐसा कब हो सकता है? जब मेरी वेंटिलेटर की ट्यूब क्या हो जाए? डिस्कनेक्ट हो जाए। हमने देखा कि मरीज और वेंटिलेटर के बीच में ईटी ट्यूब है और दूसरी ट्यूब है वेंटिलेटर की ट्यूब जिससे कनेक्टेड है, अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो हवा इन्वायरमेंट में जाएगी, इन्वायरमेंट में कोई प्रेशर है ही नहीं है, कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगा, तो यहाँ अलार्म बजेगा लो प्रेशर। मेरा जो चैनल था वेंटिलेटर से पेशेंट के एंडोट्रिकल ट्यूब तक, उसमें कहीं ना कहीं लीकेज है, कोई छेद है, कोई लीक हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होना है? हवा चली जाएगी बाहर और प्रेशर वहां पे लो प्रेशर अलार्म बजेगा। क्लाइंट स्टॉप स्पॉन्टेनियस ब्रीथ, मरीज जो खुद ब्रीथ ले रहा था अब उसने बंद कर दिया है। बंद कर दिया मतलब कि एक तरीके से लंग्स इनएक्टिव हो गए। इनएक्टिव हो गए मतलब अब वहाँ कोई बाधा है ही नहीं, कोई प्रेशर ज़्यादा लग नहीं रहा, प्रेशर लो प्रेशर से हवा जा रही है और जैसे लो प्रेशर से जाएगी अलार्म बजेगा कैसा? लो प्रेशर। तो मैं वेंटिलेट कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंट फील होता है, अगर मैं वेंटिलेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बॉडी लंग्स इनएक्टिव हो गए हैं, तो वेंटिलेशन को बिना बाधा से हवा दे देगा और बिना बाधा से जाएगी, तब भी लो प्रेशर से गई और लो प्रेशर में अलार्म बजेगा, दैट इज द लो प्रेशर अलार्म। क्लियर? ये टिप्स पे रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। एयरवे सिक्रेशंस हो, जम जाए, बढ़ जाए, ब्रोंकोस्पाज्म, विजिंग, ईटी ट्यूब डिस्प्लेस, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है देखो, ईटी ट्यूब जो वेंटिलेटर की ट्यूब है वो किंक हो जाए, इस तरीके से ऐंठ जाए, है ना, कोई मरीज का कोई वेट आ गया, कोई चीज़ आ गया, किसी ने पैर रख दिया तो किंकिंग, या उसमें पानी भर जाए, वेंटिलेटर में वाटर होता है ह्यूमिडिफिकेशन के लिए, पानी भर जाए, तब भी हाई प्रेशर अलार्म। कफिंग, गैग्स, ये मैंने बता ही दिया। लो प्रेशर अलार्म इन वजह से डिस्कनेक्ट हो जाए ट्यूब, या एयर लीकेज हो जाए, या पेशेंट अपने आप स्वयं ब्रीथ करना बंद कर दें, तब भी लो प्रेशर अलार्म वहाँ पे बजेगा। टिप्स पे रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब एक क्वेश्चन और कि क्या हो कि आप किसी पेशेंट की केयर कर रहे हो आईसीयू में जिसको वेंटिलेशन दिया जा रहा है बाय द मैकेनिकल वेंटिलेटर, और निम्न में से कोई भी एक अलार्म बज जाए, हाई प्रेशर या लो प्रेशर, तो आपका क्या काम है? हमको तुरंत चेक करना है कि क्या वजह है जिसकी वजह से हाई प्रेशर अलार्म बजा है। ट्यूब हट तो नहीं गया है, पानी तो नहीं आ गया, किंकिंग तो नहीं हो गया है, तुरंत हमको उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना है। लेकिन कई बार हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, सॉल्यूशन तो दूर की बात है, तो मरीज को ऐसे ही हाई प्रेशर या लो प्रेशर अलार्म पे नहीं छोड़ सकते। तुरंत वेंटिलेटर को हटाओ और मैनुअल वेंटिलेशन करना उसको स्टार्ट कर दो, क्योंकि अलार्म तभी बजता है जब कोई दिक्कत होती है, बिना दिक्कत के तो नहीं बजेगा। और दिक्कत अगर आपने जल्दी से सॉरी आइडेंटिफाई करके सॉल्व नहीं किया, तब मरीज की जान भी जा सकती है।
तुरंत वेंटिलेटर हटा के मैनुअल वेंटिलेशन एम्बू बैग लो, उससे मरीज को वेंटिलेट करना स्टार्ट कर दो। क्लियर? दैट इज द मेन थिंग शुड बी डन इन केस ऑफ द अलार्म टाइम, आइदर हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों में। क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द मैकेनिकल वेंटिलेटर। सिंपल है। तो वेंटिलेटर में हमने देखा कि अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग मोड होते हैं, कंट्रोल मोड, असिस्ट कंट्रोल, सिंक्रोनाइज, इंटरमिटेंट, मैंडेटरी वेंटिलेशन। हमने यहाँ अलार्म देखे, सारा एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है? तो इट इज ऑल अबाउट द मैकेनिकल वेंटिलेटर। हमारी डिजीज पोर्शन के दौरान हमने कुछ एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड के बारे में चर्चा करी थी। चूंकि वो अलग अलग थी तो सबको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं ताकि याद रखने में हमें आसानी हो। क्लियर? उन्हीं एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड। स्ट्राइडर, एक बार मैं लिख लेता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये एक आवाज है, ये नॉर्मल नहीं है, हेडिंग में लिखा है एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड है। नॉर्मली जब भी आप ब्रीथ करते हैं कोई आवाज बाहर नहीं आती है, साइलेंट ब्रीदिंग आप करते हैं। लेकिन जब भी एयरवे में कोई दिक्कत होगी तो एबनॉर्मल साउंड्स वहां पे सुनाई देगी। एक साउंड का नाम बोर्ड पे लिखा है स्ट्राइडर। जब भी आपका अपर एयरवे बंद होगा और प्रोबेबली आप हवा को अंदर ले रहे होंगे, इंस्पिरेट कर रहे होंगे, तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हवा को अंदर जाने का रास्ता बहुत कम मिलेगा, और कम मिलेगा तो आपको पता है कि तेज आवाज वहां पे आएगी, और इतनी तेज कि वो आपको सुनने में बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगेगी। श्रिल, श्रिल का मतलब कर्कश आवाज है ना। तीक्ष्ण, श्रिल का मतलब तीक्ष्ण, हार्श का मतलब कर्कश, वाइब्रेटिंग मतलब गूंजने वाला आवाज। क्लियर? ऐसी आवाज जो बिल्कुल ही आपको अच्छी नहीं लगे और वो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो, हम बोलेंगे इट इज एन स्ट्राइडर। कई बार क्वेश्चन आ चुका, लैरिंजाइटिस के केस में कौन सी एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड आती है? बोलना है स्ट्राइडर साउंड। स्ट्राइडर नेचर वाइज क्या है? ये गूंजने वाला, कंपन करने वाला, हार्श मतलब कर्कश, श्रिल मतलब बहुत तीक्ष्ण आवाज। क्यों आएगा? अपर एयरवे बंद की वजह से। कब आएगा? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। कौन सी बीमारी में सुनाई देगा? लैरिंजाइटिस के केस में। क्लियर? स्ट्राइडर। दूसरा है विजिंग साउंड। यह है विस्लिंग साउंड, म्यूजिकल विस्लिंग साउंड। जैसे कोई सीटी बज रही हो म्यूजिकल फॉर्म में, वो है विजिंग साउंड। अब ये दो प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है सिबिलेंट रोंकाई, एक को बोला जाता है सोनोरस रोंकाई। दोनों विजिंग ही हैं, बस एक हाई पिच होता है और एक होता है लो पिच। हाई पिच आपको अस्थमा में सुनाई देता है, आपको एम्फाइसीमा में सुनाई देता है। लो पिच आपको सुनाई देता है न्यूमोनिया के केस में। देखो इधर क्या लिखा है मैंने, यह विजिंग साउंड। विजिंग को हम विस्लिंग साउंड भी कहते हैं। जब भी आपका लोअर एयरवे, ये तो था अपर एयरवे बंद की वजह से, जब भी लोअर एयरवे, लैरिंक्स के नीचे वाला भाग, ट्रेक या आगे ब्रोंकाई वाला भाग बहुत ज़्यादा बंद हो जाएगा ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से, और तब जब हवा बाहर आएगी, पर्टिकुलरली एक्सपिरेशन में सुनाई देता है, लेकिन कई बार इंस्पिरेशन में भी सुनाई देता है, इस तरह की विजिंग साउंड को विस्लिंग साउंड कहते हैं। अब ये पिच के आधार पर, तीक्ष्णता के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक हाई पिच, एक लो पिच। हाई पिच का दूसरा नाम है सिबिलेंट रोंकाई, सिबिलेंट रोंकाई। और लो पिच जो विस्लिंग साउंड होती है उसको बोला जाता है सोनोरस रोंकाई। क्लियर? ये जो हाई पिच साउंड है ये आपको अस्थमा में सुनाई देती है, हमने जिक्र किया था वहां पे। एम्फाइसीमा में भी हाई पिच आता है, उसको सिबिलेंट रोंकाई कहते हैं। न्यूमोनिया के केस में आपको पिच कम सुनाई देगा, उसको बोलते हैं सोनोरस रोंकाई। क्लियर? तो विजिंग दो प्रकार का। क्रैकल साउंड, ये बबलिंग साउंड होता है, बुलबुले वाला साउंड।
ये भी दो प्रकार का होता है, एक को हम बोलते हैं फाइन रेल या इसी को बोला जाता है क्रेपिटेशन। ये हाई पिच होता है। दूसरा होता है कोर्स रेल, ये होता है लो पिच। ये आपको देखने को मिलता है निमोनिया में, एम्फाइसीमा में, अस्थमा में भी आता है ये साउंड। और जो लो पिच होता है वो पल्मोनरी इडेमा में सुनाई देता है। ठीक है, तो ये है बबलिंग साउंड। क्या होता है कि जब एयरवे में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, पानी, और पानी से जब भी हवा निकलती है तो आपको पता है कि हवा कभी भी पानी में डाइल्यूट नहीं होती है, उसके बुलबुले बनते हैं और बुलबुले हवा से बाहर निकलते हैं। तो वही बुलबुले जब स्टेथोस्कोप लगा के आप सुनेंगे तो वही जो बुलबुले हैं उनको बबल्स कहते हैं इंग्लिश में, तो वो जो साउंड होती है उसको बोला जाता है बबलिंग साउंड। अब कई बार बबलिंग तो तेज पिच के साथ सुनाई देता है, कई बार लो पिच के साथ, और उसी के आधार पर दोनों के नाम दिए हुए हैं। हाई पिच बबलिंग को फाइन रेल या क्रेपिटेशन के नाम से जानते हैं, और लो पिच जो रेल है उसको हम जानते हैं कोर्स रेल के नाम से। हाई पिच आपको न्यूमोनिया में, एम्फाइसीमा, अस्थमा के अंदर सुनाई देता है, और पल्मोनरी इडेमा, जब पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है उसमें पानी भर जाता है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी इडेमा, और यहाँ जो पिच आती है वो आपको सुनाई देती है लो पिच। क्लियर? तो ज़्यादा कुछ था नहीं, वैसे हम पढ़ चुके हैं अलग अलग सभी जगह, लेकिन ये एक साथ हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ आपको बता दिया है, याद रखने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। क्लियर? तो simple, it is regarding the abnormal breath sound. तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हमने जिक्र कर लिया है, चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब हमें थोड़ा सा इनको ध्यान रख के वापस समझना है और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको देखना है, क्वेश्चंस की हमको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।